हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कल क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने अपडेट दे दिया था, कुछ रीजन है इसकी वजह से क्लास नहीं हुई है। आज हम क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो क्लास करने वाले हैं वो है सोशल साइंस, और सोशल साइंस की शायद ये दूसरी क्लास है जहाँ तक मुझे अभी ध्यान है। यहाँ पर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं काफ़ी अच्छा है। 50 नंबर का ये पेपर होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, अच्छे नंबर मिल जाते हैं क्योंकि हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें नई रहेंगी जो आपको आगे चल के मिलेंगी। फिलहाल अभी हमको पूरा रिवाइज करना है और अच्छे तरीके से आंसर लिखना है। काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए ध्यान से करिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी लोग नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हुए हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर लिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हर वीडियो में कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन करना होगा। फिर आपको सारी अपडेट वहाँ पर मिलेगी, क्लास की क्या है, नोट्स है, सब कुछ वहाँ मिलेगा। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं क्लास को। होपफुली समझ में आएगी, इन तक बने रहिएगा, लाइक बिल्कुल करिएगा, भूलिएगा नहीं अगर अच्छा लगता है तो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आप शालिनी क्लास साथ बने हुए हैं। सोशल साइंस का ये सब्जेक्ट है, 50 नंबर का पेपर है और आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन। ठीक है, हमको यहाँ पर स्रोत के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में जानना है, जहाँ से हमको इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से ब्रीफ नॉलेज मिली कि पहले क्या था, कैसे कैसे क्या हुआ। आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ये क्या होता है? आपको प्रश्न आएगा कि पुरातात्विक स्रोत से आप क्या समझते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, तो आपको लिखना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत का संबंध प्राचीन अभिलेख, जो प्राचीन अभिलेख थे, अभिलेख के बारे में मैंने पहले बताया था आपको, जो सिक्के हैं, जो कॉइन्स हैं वो, जो स्मारक हैं वो, जो भवन बने हैं वो, जो मूर्तियाँ हैं वो, तथा चित्रकला से है। पुरातात्विक स्रोत का जो एक सीधा रिलेशन है वो अभिलेख से, सिक्कों से, स्मारक से, भवन से, मूर्तियों और चित्रकला से, आर्ट से है। यह काफ़ी जो ये साधन है ये काफ़ी विश्वसनीय है, बहुत ही बिलीव करते हैं लोग इनमें। इन स्रोतों की सहायता से, इन्हीं सोर्सेस की हेल्प से प्राचीन काल के विभिन्न मानवीय गतिविधियों को काफ़ी सटीक जानकारी मिली है। यही जो सोर्स बचे रह गए, इन्हीं जो स्रोत थे, इन्हीं रिसोर्सेस को खोजा जब गया है तो इनकी जो खोज हुई तो इनसे ही सारी चीज़ें पता चली कि पहले क्या था, कैसे लोग रहते थे, क्या हुआ करता था, कितना डेवलपमेंट था, या उनका जो बौद्धिक विकास का लेवल था वो कहाँ तक पहुँच पाया था, कितनी दूर तक वो विकास कर पाए थे, अपनी जीविका कैसे चलाते थे। बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इन्हीं सोर्सेस की पढ़ाई से ही पता चल गए कि पहले क्या हुआ करता था। इन स्रोतों से किसी समय विशेष में मौजूद लोगों के रहन सहन, कला, जीवन शैली, अर्थव्यवस्था आदि का ज्ञान होता है। ये जो सोर्स हैं, जो रिसोर्स हैं, जो स्रोत हैं, इनसे मतलब इनके जो सामान होते हैं उनको टेस्ट करवाया गया लैब में। कार्बन 14 आपको बताऊंगी, एक होता है कार्बन 14 डेटिंग करके, उसमें जो है ऐसी पद्धति है कि इसमें कोई भी सामान रहता है, पेड़ की छाल रहती है, या पेड़ की छाल तो वो तो काउंटिंग कर लिए, उसमें जितनी रिंग बनी होती है उतना वो काउंट कर लेते हैं कितने साल पुराना है, या कोई सामान रहता है तो कार्बन 14 डेटिंग से या कार्बन 12 डेटिंग से पता चल जाता है। तो वो पद्धति बताऊंगी, एक तो प्रश्न आता है। फिलहाल अभी इतना यहाँ पर समझिए कि जो सोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हम खोजे गए हैं, जिनके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, इनसे ये पता चलता था कि जो लोग थे उनका रहन सहन क्या था, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, दिनचर्या थी। जैसे हमारी लाइफ स्टाइल है आज के टाइम की, प्रेजेंट टाइम की, 2022 चल रहा है, वैसे उस समय क्या रही होगी। उनका जो कला थी, हमारी भी कला आज है, हमारी संस्कृति आज है, हमारा रिलीजियस आज है, हमारा कल्चर आज है, उनका क्या था, उनका जीवन शैली कैसी थी, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था है, उस समय क्या पैसा था, नहीं था, कैसे होता था, क्या होता था। ये सारी चीज़ों का जो आप आज उल्लेख जान रहे हैं, पता चला है, वो हमको एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ा मिला है। और ये जितना भी है ना सब एंशिएंट हिस्ट्री का है। 3 प्रकार की हिस्ट्री होती है ना, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको एंशिएंट हिस्ट्री की है, और आपको डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ना है। आगे जाएंगे सेकेंड में तो आपको मॉडर्न मिलेगा, और नहीं सॉरी मिडिवल मिलेगा, और शायद थर्ड फोर्थ में आपको मॉडर्न मिलेगा। ऐसे देखने को है, वो हर एक चीज़ सेमेस्टर में पता चलेगा, परेशान नहीं होइएगा। यहाँ पर है, इनमें से अधिकतर स्रोतों का वैज्ञानिक सत्यापन के, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जो साइंटिफिकली प्रूफ कर दिए गए कि हाँ एक्चुअल में यही एक, क्योंकि एक सोर्स को खोजा जा रहा है, जब एक कोई चीज़ खोजी जा रही है तो उसमें 3-4 लोग काम करते हैं, तो सबकी सम्मति हो जाती है किसी चीज़ के लिए। एक फाइनल रिपोर्ट जो है जमा कर दी जाती है, तो ये फाइनल हो जाता है कि हाँ जब 4 लोग एक मत के साथ हैं तो ये एक्चुअल में हुआ होगा या ऐसा है, सर्टिफाइड हो जाता है एक प्रकार से। और कोई भी चीज़ सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी होता है।
इसी प्रकार के प्राचीन स्रोतों का अध्ययन करने वाले जो अन्वेषक होते हैं, खोजकर्ता होते हैं, उनको पुरातत्वविद कहते हैं। कौन क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक दो बार वस्तुनिष्ठ तो शायद पूछा गया है, तो समझ में आया, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर मैंने आपको ऊपर जब एक बात बताई थी, ये अभिलेख, सिक्का, यहाँ पर देखिए दिख रहा है, ये बताया ना स्क्रीन पर। तो यहाँ पर ये जो बात बताई, अब इनके बारे में ध्यान से समझे हुए चलेंगे, क्योंकि प्रश्न आएगा। आपको पहला प्रश्न आएगा कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, अभिलेख का क्या अभिप्राय है, अभिलेख का क्या मतलब होता है। तो आइए जानते हैं कि अभिलेख होता क्या है। अभिलेख को इंग्लिश में कहते हैं इनक्रिप्शंस। क्या कहते हैं? इनक्रिप्शंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है भारतीय इतिहास के संबंध में अभिलेखों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके रिलेशन में देखा जाए तो इनक्रिप्शंस का एक अलग ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय इतिहास के बारे में प्राचीन काल के कई शासकों के अभिलेख से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये अभिलेख जो थे ना, ये शासक के थे, राजा के थे। राजा ने खुद बनवाया था। हर एक राजा अपने शासनकाल के दौरान अभिलेख को बनवाए थे, और वो पत्थर पे बनवाए थे। पत्थर पे लिखी हुई चीज़ें थी जो आज भी पड़ी रह गई और आज भी बहुत जगह पड़ी हैं। तो उनसे क्या हुआ, तो शासक थे, उन्होंने बनवाया था, जिससे आज हमको जानने का, हमारा पास्ट जानने की बहुत ज़्यादा हमको क्या है, हेल्प मिली हुई है। ये अभिलेख पत्थर, स्तंभ यानी कि जो खंभे थे उस तरह के, धातु की पट्टी, मेटल के, मिट्टी की वस्तुओं पर उकरे हुए प्राप्त हुए हैं। और प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। जो पुराने अध्ययन है, जो अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने उनकी खोज की है, उसको पुरालेख शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये नाम और ये अभिलेख होता क्या है। 2 नंबर का प्रश्न आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार आया है, हमेशा आता है, हर बार आता है, अभिलेख क्या होता है। फिर कुछ बातें हैं इसके अलावा, इन अभिलेख से उनके राज्य का, वैसे जो शासक थे वो अभिलेख बनवाते क्यों थे, पहली बात तो आप बता सकते हैं कि उनका राज्य का जो विस्तार है, राज्य के बारे में जितनी भी चीज़ें क्या है, कैसे है, तत्कालीन जो सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक विश्वास की जानकारी प्राप्त होती थी। क्या हो रहा है, कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं, क्या कोई चुनाव, मतलब कोई योजना आ रही है, कुछ बताना है तो वहाँ पर लिखवा दिया जाए। तो कोई रूल लागू करवाना है तो उस अभिलेख पर लिखवा दिया जाता था। तो वो सारी जानकारी वहाँ से हमको आसानी से मिल गई। ये अभिलेख मुख्य रूप से शिलाओं में, स्तंभ के रूप में, ताम्रपत्र पर, ठीक है, स्तूपों में, मंदिर की दीवारों पर आदि पर लिखे रहते थे। आज भी लिखे हैं, बहुत जगह लिखे हुए हैं। ठीक है, गुरुद्वारे में कभी आप गए हों तो देखेंगे वहाँ पर बहुत कुछ लिखा, बहुत अलग अलग जगह पे बहुत कुछ आज भी लिखा हुआ मिला है। ठीक है, पत्थर पे ये लोग जाके उसको जो है उस पत्थरों पे लिखवाया करते थे। वो छेनी और हथौड़े की सहायता से जैसा भी करते थे, तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जो डिस्ट्रॉय हो गया वो तो दब गया, टूट गया, बट बहुत सारे ऐसे थे जो डिस्ट्रॉय नहीं हुए। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। शिलाओं पर ऊपर लिखे हुए इस लेख को शिलालेख कहते हैं। शिलाओं के ऊपर लिखे हुए इस लेख मिले हुए हैं, जानकारियाँ मिली हुई है, उनको हम शिलालेख कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं स्मारक। स्मारक क्या होता है ये जानते हैं। प्राचीन भवन, मूर्तियाँ आदि भी भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पुराने भवन हैं, ठीक है, जो किले हैं, वो मूर्तियाँ जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनका एक अहम रोल है। हर एक चीज़ अपने प्रेजेंस के साथ अच्छी चीज़ को लेकर रिप्रेजेंट करती है। इनमें प्राचीन भवन, स्मारक, मूर्तियाँ, अंकित चित्र, उनकी जो कला है उससे समझ में आता है कि ये लोग इतनी बढ़िया आर्ट बनाते थे। इतनी जानकारी हो गई थी उस समय की, जो संस्कृति थी, जो धर्म पर विश्वास था, ये भगवान मंदिर होते थे। ठीक है, हिंदू धर्म के लोग या जिस भी धर्म के लोग रहे होंगे, मुस्लिम धर्म के भी बहुत सारे लोग रहे होंगे, बटा था नहीं बटा था, उनको किसकी वो पूजा करते थे, क्या करते थे, तो ये सब पता चला है वहाँ से। ठीक है, तो ये होता है स्मारक। नेक्स्ट, कॉइन्स, सिक्के क्या है आप जानते ही हैं। प्राचीन काल में लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु विनिमय व्यवस्था, बार्टर सिस्टम। ये क्या होता है पता है, सामान के बदले सामान। तुम्हारे पास चीनी है, हमारे पास गुड़ है, तो तुम चीनी ले लो, हम गुड़ दे देंगे, ऐसा। आपके पास दाल है, मेरे पास आटा है, तो आप मुझे दाल दे दो, हम आपको आटा दे देंगे। यही होता, सामान के बदले सामान। तो उस समय वस्तु विनिमय व्यवस्था थोड़ा देखने को मिली है कि लागू थी। बाद में सिक्के का प्रश्न आया, लेकिन बाद में जैसे राजा लोग आए, चीज़ें बदली, तो सिक्के का प्रश्न आया। ठीक है, तब सिक्के चलने लगे। और ये सिक्के विभिन्न वस्तुओं के थे। जो सिक्के थे वो जिनका पदार्थ था वो बहुत ही मैटर अलग था। कोई सोने का बनवाया तो कोई तांबे का बनवाया, कोई जस्ते का बनवाया तो कोई चांदी का बनवाया। ठीक है, और प्राचीन भारतीय सिक्कों की विशेषता यह है कि इनमें अभिलेख नहीं पाए गए। इनमें जो है कुछ चीज़ें लिखी नहीं हुई थी सिक्कों में, बस जो राजा जो बनवाए हुए थे वो अपनी
ये अपनी या अपनी पत्नियों की वो छाप वहाँ पर बनवा देते थे, मूर्ति अपनी छोटी सी एक चित्र बनवा देते थे। आमतौर पर प्राचीन सिक्कों पर चिन्ह पाए गए थे, कोई चीज़ लिखी हुई नहीं मिली थी सिक्कों पर। उनका जैसे कि छोटा सा घोड़े पे सवार है तो या कुछ और है तो वो चित्र अंकित किए गए थे, कुछ लिखा नहीं था उन सिक्कों पर। तो ये बात किसकी हो गई, सिक्के से हो गई। तो सिक्के से जानकारी यहाँ पर मिली कि ये इस सन में बना था, ये राजा था, उनका नाम, ये सब वहाँ पर लिखा हुआ था। तो वो खुदाई उदाई हुई, लोगों ने खोज की है तो ये सब वहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे, तो क्लियर हुआ होगा ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने जितनी भी आपको स्मारक के बारे में बताया, कॉइन्स के बारे में बताया और यहाँ पर अभिलेख, ये 3 जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये क्या है एक्चुअल में, ये पुरातात्विक स्रोत है, ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सोर्सेज भी कई प्रकार के होते हैं। इसकी पहले क्लास में मैंने आपको सोर्सेज के बताए थे कितने टाइप के, तो यहाँ पर हमने एक टाइप को देखा जो कि है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, जिन्हें मैंने आपको 3 मेजर फीचर्स बता दिए। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो जो कि है साहित्यिक स्रोत। अब ये लिटरेचर का स्रोत क्या है, लिटरेचर का स्रोत क्या है, इससे क्या पता चला ये जानते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में कहा जाता है कि सर्वाधिक स्रोत जो है वो साहित्यिक स्रोत है। जो बहुत ज़्यादा ही मेजर फैक्टर को बताते हैं भारत के इतिहास के बारे में, वो लिखित दस्तावेज है। प्राचीन काल में पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी। उस समय जो पुस्तक थी वो इंक दबाद वाला जो होता था, इंक वाले पेन, उसका इस्तेमाल करके, या मोर की पंख वाला, वो वैसा करते थे। ठीक है, हाथ से लिखी गई इन पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। पांडुलिपि को ताड़पत्र, भोजपत्र पर, पेड़ की छाल पर, ताड़ का एक पेड़ होता है, उसकी छाल को काटते थे या निकलती थी तो वहाँ पर इसको जो है उसके ऊपर लिखा करते थे। अगर किसी के पास सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की किताब होगी तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अब देखिए, ये साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आएगा वो जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है धार्मिक साहित्य। क्या आता है, धार्मिक साहित्य। यहाँ पर क्या है, प्रश्न आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर है, भारत में प्राचीन काल में 3 मुख्य धर्मों, हिंदू, बौद्ध और जैन का उदय हुआ था। उस समय हिंदू लोग थे, जैन लोग थे और बौद्ध लोग थे। इन धर्मों का विस्तार के साथ साथ विभिन्न दार्शनिक, विद्वान, धर्माचार्य द्वारा अनेक धार्मिक पुस्तकों की रचना की गई। तो हर एक धर्म में जो बड़े बड़े पुरोहित, पंडित, जो भी लोग रहे हैं तीनों धर्मों में, इन्होंने क्या किया है, इन्हीं के द्वारा धार्मिक पुस्तकें अपने अपने धर्म को लेकर लिखी गई थी। ठीक है, इन रचनाओं में प्राचीन भारत में समाज, संस्कृति, सत्यापन, लोगों की जीवन शैली, अर्थव्यवस्था आदि की पूरी जानकारी मिलती है। हर एक टाइम डिकेड के बाद लोग आए, पहले फिर ये जितने भी लोग आए जो उनके बड़े पूर्वज थे या जो बहुत ही ज्ञानी कह सकते हैं, वो सब लोग ये सब को लिखा करते थे। और लिखते क्या थे कि कैसे शासन चल रहा है, सामाजिक चीज़ें कैसी हैं, आर्थिक चीज़ें कैसी हैं, कैसे काम हो रहा है, दिनचर्या क्या है, जीवन पूरा क्या है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी गई और लोगों ने उनको पढ़ा तो ये चीज़ का आकलन कर लिया कि ये चीज़ें तब की थी और तब ये चीज़ें हुआ करती थी। तो धार्मिक साहित्य समझ में आया ना। आइए आगे, वेद, ये आप जानते हैं कितना वेद होता है, 4 वेद होता है। चारों वेद का नाम याद रखिएगा, प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट टेस्ट आपके कॉलेज में होगा, आप जाएंगे तो वहाँ पर भी प्रश्न आपको ये सब ऐसे ही प्रश्न देके जाएंगे। ठीक है, और टेस्ट सभी लोग दीजिएगा ताकि उससे प्रिपेयर होगा एग्ज़ाम के लिए। वेद क्या है, वेद का अर्थ यहाँ पर है कि महत्व ज्ञान, अर्थात पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान, जहाँ पर हमको पवित्र बातें जो अध्यात्म से रिलेटेड, अध्यात्म का मतलब क्या, जो भगवान से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें ईश्वर के बारे में, संपूर्ण वैदिक इतिहास की जानकारी का जो स्रोत है वो वेद है। ठीक है, हमें बहुत कुछ पता चलता है वेद से, हमको बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, सब ध्यान रखिएगा, बहुत प्रश्न आता है। ठीक है, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बहुत सबसे पुराना, सबसे पहला ऋग्वेद है। काफ़ी प्रश्न बनता है, इसीलिए बता दिया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये साहित्यिक स्रोत के एक एक मैटर हैं कि पहले क्या आया, धार्मिक स्रोत आया जिसमें धार्मिक किताबें आई, फिर वेद आ गया। अब तीसरा टॉपिक है वो क्या है, वेदांग। वेदांग कितने होते हैं, 6। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझने को हम कह सकते हैं कि वेदांग। वेदांग होता क्या, क्योंकि वेद जो है संस्कृत में देखने को मिले हैं तो लोग अब तो ट्रांसलेशन में मिल रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे, पढ़ना आसान नहीं था, समझना आसान नहीं था, तो उन्हीं का एक सरलतम रूप बनाया गया था, वो होता है वेदांग, जो इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष,
ये 6 नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अति लघुत्तरी का 1 नंबर में भी पूछ लेगा, 2 नंबर में पूछ सकता है, आपको वस्तुनिष्ठ के 1 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, आपको बता रही हूँ। फिर है उपनिषद, यहाँ पर क्या है, ब्रह्म विद्या। ठीक है, प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। एक सेकेंड, ये जो यहाँ पर बातें हैं, ये यहाँ पर हमें लगता है कि ऊपर नीचे कुछ चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। ये चीज़ यहाँ पर जो बताई गई उपनिषद के लिए, ये वेदांग के सेक्शन में है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। उपनिषद है, उपनिषद में हर एक चीज़, जैसे धार्मिक चीज़ें हैं, ग्रंथ है, बहुत सारे व्रत हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है बहुत सटीक तरीके से। आपको क्या करना होगा, वो आपको प्रश्न क्या आएगा, ये वेद क्या होता है ये पूछेगा, वेदांग क्या होता है ये पूछेगा। 18 उपनिषद लगभग माने जाते हैं, बहुत ही मूल्य है कह सकते हैं, जो मुख्य हैं वो उनकी संख्या के रूप में। और महाकाव्य से आपको ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें महाकाव्य से भी कई बार प्रश्न बना हुआ है। महाकाव्य क्या होता है, अभिप्राय बताइए, क्या समझते हैं वो बताइए। तो आप कहेंगे कि रामायण और महाभारत भारत के 2 प्राचीनतम महाकाव्य हैं। 2 महाकाव्य का नाम बहुत ज़्यादा ही फेमस में है, एक रामायण, दूसरा महाभारत। रामायण कौन लिखा है, महाभारत कौन लिखा है, ये प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। उपलब्धता साक्ष्यों के आधार पर इनका जो रचना काल है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखा गया है। यहाँ पर सिर्फ ध्यान के रखना है कि महाकाव्य का आपको प्रश्न आएगा, 2 महाकाव्य का नाम बताइए, महाकाव्य क्या होता है बताइए, टिप्पणी करिए, अभिप्राय बताइए। तब आपको बताना होगा कि 2 ही महाकाव्य, एक रामायण एक महाभारत है, रचयिता कौन है, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी बहुत सटीक तरीके से। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं रामायण के बारे में। इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि हैं, आप जानते हैं। संस्कृत भाषा में लिखे महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक थे। ठीक है, तत्कालीन भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी मिली कि उस समय वहाँ पर क्या था, कैसा था, क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, हर एक फैक्टर्स और जितने भी पक्ष थे, हर चीज़ पर उनमें बात वहाँ पर लिखी गई थी। तो ये किसके सेक्शन में है, रामायण के। आगे चलते हैं, महाभारत है। आरंभ में इसका नाम जय संहिता था। इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं, नाम ध्यान रखिएगा। श्लोकों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,800 थी, लेकिन वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ के यहाँ पे आपकी 1 लाख लगभग हो गई है। इसमें कुल पर्व जो है वो 18 हैं। ये सारी चीज़ें तो फिलहाल मैं अपडेट के लिए पढ़ा रही हूँ, तो आपको बताऊँगी, लेकिन फिलहाल महाभारत क्या है और किसने लिखा है वो प्रश्न ज़्यादा आता है। तो ये रही आज की ये क्लास। यहाँ पर मैंने आपको आज क्या पढ़ाया, सोर्स के बारे में बताया, 2 सोर्स बताए, एक पुरातात्विक बताया और एक साहित्यिक स्रोत बताया। ये 2 स्रोत होते हैं जिनके थ्रू आपको ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो प्रश्न आपको आएगा, हिस्ट्री से प्रश्न ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, फिर ज्योग्राफी से, फिर सिविक्स से। तो ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री से प्रश्न काफ़ी मात्रा में आता है। पुराने पेपर्स करवाऊंगी तो हर एक बात बताऊंगी। आपकी जो क्लास है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही, 14 से। ठीक है, तो उसके बाद चलेगी। पेपर आपका लास्ट फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में हुआ, तो बहुत समय है अभी। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा। अभी क्लास आपकी 15 तारीख के बाद से मैं 2 क्लास कर दूँगी। अभी कुछ दिन 1-2 क्लास ले रही हूँ, एक ही क्लास ले रही हूँ 4 PM पे। 15 तारीख के बाद मैं आपकी 2 क्लास कर दूँगी, टाइम वगैरह बता दूँगी, परेशान नहीं होइएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलेगी, कब क्लास हो रही है, क्या हो रहा है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप चाहिए तो बुक से पढ़ लीजिए, बुक वैसे कॉलेज में मिलती है, नहीं मिल रही है तो परचेज़ कर लिए, आपको जैसा भी अच्छा लगे, जो आपको उचित लगे कर लीजिए। यही सारी नोट्स बनानी है तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वो भी आप बना लीजिएगा। मैं भी आपको लास्ट में पूरी टोटल लगभग नोट्स दूंगी, जो पूरा एक सेट ऑफ कलेक्शन रहेगा, लेकिन वो आपको जो है देखना होगा क्या है कैसे है, सब पता चलेगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो हर एक चीज़ अपडेट मिलेगी। चलिए, होपफुली समझ में आया होगा, अपडेट मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।